हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैम वर्सेस मैक में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हीट एंड मास ट्रांसफ़र की थर्ड यूनिट के ऊपर, जो कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र की है, जो कि सेमेस्टर 5 में आता है बीटेक के। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो उनको कवर करेंगे आज हम लोग। शॉर्ट रिवीजन करेंगे एक तरीके से, ताकि आपके पेपर में कुछ ना कुछ आप लिख सकें। ठीक है, मैं इसमें डेरिवेशन नहीं कराऊंगा। अगर आपको डेरिवेशंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डेरिवेशन करके दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक टॉपिक है उसमें बाउंड्री लेयर थ्योरी के ऊपर। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या होती है। तो मैं एक सिंपल शॉर्ट रिवीजन में बताता हूँ कि क्या है। देखिए, जैसे हमने ग्राफ बनाया, जिसमें आपको पता है कि वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, और एक ग्राफ जो है एक बाउंड्री होती है। ये किस तरीके की बाउंड्री है? ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसके ऊपर, जिसके बाहर क्या होगा, कोई शियर स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी सरफेस कांटेक्ट नहीं होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, ये तीन चीजें इसके बाहर होंगी। क्या? शियर स्ट्रेस इसके बाहर नहीं, इसके ऊपर जो है शियर स्ट्रेस लगना बंद हो जाएगा। यानी कि फ्लूइड की जो लेयर्स हैं, जैसे फ्लूइड होता है ना, पानी पानी बहता है, तो पानी कैसे फ्लो करता है पता है? इन दोनों के बीच में ना शियर स्ट्रेस काम करता है हमेशा। ये चीज याद रखिए, पानी का फ्लो या बहना या फ्लो होना वो शियर स्ट्रेस के द्वारा होता है। और पानी जब ज़्यादा मतलब उसकी लेयर जब ज़्यादा हो जाती है, मतलब ज़्यादा पानी होता है, तो नीचे की लेयर में तो शियर स्ट्रेस होता है, लेकिन ऊपर की जो लेयर्स होती हैं उनमें शियर स्ट्रेस ना बहुत कम हो जाता है, यानी कि माइनर हो जाता है, बिल्कुल लो। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि नो शियर स्ट्रेस डेवलप। ठीक है, तो एक लेयर होती है जिस लेयर के बाद हमारा शियर स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म, वहाँ पे नो सरफेस कॉन्टैक्ट। सरफेस कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि कोई भी सरफेस कॉन्टैक्ट वहाँ पे हमारा नहीं होता। ठीक है, और वेलोसिटी जो हो जाती है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि सेम वेलोसिटी से दोनों लेयर हैं, उसके पास वाली लेयर भी उसी वेलोसिटी से फ्लो करेगी। क्लियर? तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी लेयर है, बाउंड्री लेयर जो है वो एक ऐसी लेयर है जिसके ऊपर शियर स्ट्रेस नहीं होता, ना सरफेस कांटेक्ट होता, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। अब सबसे पहले चीज़ कुछ अजम्पशंस देखने हैं। एक अजम्पशंस इसका ये है कि ये फ्लूइड जो है हमारा इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? बिना दबने वाला। ठीक है, जो दब नहीं सकता। फ्लूइड दो तरीके के होते हैं। दबने वाला कौन सा होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रेक ऑयल, ठीक है, और इंजन ऑयल। ये सारे के सारे ना कंप्रेसिबल फ्लूइड है, कंप्रेसिबल ऑयल्स हैं। ठीक है, जिनको दबाया जा सकता है। लेकिन वाटर हो गया, ठीक है, इसको दबाया नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है उसको हम डेल से डिनोट करेंगे। ठीक है, डेल से डिनोट करेंगे इस लेयर को हम। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर है, इसके ऊपर यू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। आ जाती है बाहर का, मैंने आपको बता दिया क्या होगा, कि बाहर तो वेलोसिटी नहीं होगी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ना कोई शियर स्ट्रेस होगा। शियर स्ट्रेस नहीं होगा तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कब होती है? जब एक दूसरे के विपरीत या साथ में चल रहे हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी नहीं है। इनविस्कस का मतलब होता है बिना विस्कोसिटी वाला, यानी कि उसका गाढ़ापन। ठीक है, उस फ्लूइड में जो है गाढ़ापन भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, इरोटेशनल फ्लो का मतलब है उसके जो पार्टिकल हैं वो गोल गोल ना घूमना, इस तरीके से। मतलब गोल गोल एक तो होता है फ्लो करना, नॉर्मल। ठीक है, एक होता है अपने ही जगह पर गोल गोल भी घूमना, तो इरोटेशनल फ्लो होता है गोल घूमना। ठीक है, तो इरोटेशनल भी नहीं होगा। कहाँ पे? बाहर। ठीक है, और वो फ्लूइड कैसा होगा? आइडियल फ्लूइड होगा। आइडियल आपको पता ही होगा कैसा होता है। ठीक है, अब अंदर बात करते हैं, तो अंदर क्या होगा? अंदर देखिए वो फ्लूइड ना विस्कस भी होगा, रोटेशनल भी होगा, एग्जिस्ट करेगी शियर स्ट्रेस, और रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी। यानी कि वहाँ पे शियर स्ट्रेस भी होगा, रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी, विस्कस भी होगा, रोटेशनल भी होगा। ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर याद रखने हैं, बाउंड्री लेयर के अंदर होते हैं, और बाहर क्या होते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब देखिए बाउंड्री लेयर की डेफिनेशन समझते हैं क्या होती है। एक बाउंड्री, वो बाउंड्री देखिए, इंग्लिश में भी आप पढ़ लेना, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, इन विच रीजन द बाउंड्री फ्लो विद अ हायर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? एक वो रीजन जिसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो रीजन क्या कहलाता है? बाउंड्री लेयर कहलाती है। मीन्स लेयर ए इनसाइड इन विच रिलेटिव मोशन बिटवीन पार्टिकल्स में एग्जिस्ट। यानी कि इसके अंदर कोई भी अगर ए लेयर है, तो उसके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मतलब एग्जिस्ट करेगी रिलेटिव मोशन में। ठीक है, अब थिकनेस की बात कर लें। थिकनेस मैंने आपको बताया क्या होती है? डेल। अब जो डेल होता है, मान लीजिए, तो वो किसका फंक्शन है? समझ रहे हैं? जो डेल होता है, चलिए बात करते हैं डेल की।
तो ये देखिए जो डेल होता है वो फंक्शन होता है एक्स का। अब एक्स क्या है, एक्स होती है हमारी जितनी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, मान लीजिए लेमिनार फ्लो है, सबसे पहले अगर कहीं भी फ्लो हो रहा है तो वो फ्लो कैसा होगा, पहले लेमिनार होगा, फिर टर्बुलेंट ट्रांजिशन होगा, उसके बाद टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ है यानी कि जो डिस्टेंस है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा फ्लो जो है चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे फ्लो चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारी जो डेल है यानी कि बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसकी वो बाउंड्री लेयर थिकनेस भी जो है बढ़ती रहेगी धीरे धीरे लेंथ के साथ में, यानी कि एक्स के साथ में डेल भी बढ़ता रहता है। तो ट्रांजिश टर्बुलेंट के लिए बात करें तो डेल बढ़ता है, फिर ट्रांजिशन के सबसे कम जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है वो लेमिनार की होती है, ठीक है। किसकी होती है, लेमिनार की। इसका भी अब देखिए आगे कुछ चीज़ों की बात करते हैं, बहुत डिटेल वाला टॉपिक है। वैसे पता है टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ना उसमें भी एक लेमिनार लेयर होती है, आपको पता हो, लेकिन उस लेयर को नाम क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। उस लेयर का नाम क्या है, जिस लेयर में जो लेयर हमारी टर्बुलेंट फ्लो में होती है उसका नाम क्या है वो आपको मुझे बताना है, क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि बाउंड्री लेयर थिकनेस ये होती है, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होती है, डिस्टेंस मीजर, ये डेफिनेशन पूछता है पेपर और उनके डेरिवेशन भी आ जाते हैं। डिस्टेंस मीजर परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री, यानी कि परपेंडिकुलर टू सॉलिड बाउंड्री इन बाई विच द सॉलिड बाउंड्री मस्ट बी कंपेंसेट रिडक्शन इन मास फ्लो रेट। अगर कोई बाउंड्री, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये थोड़ा हटा के दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है हमारी, ये हमारी कोई बाउंड्री है और इस बाउंड्री में, इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर अगर हम बात करें, इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर अगर मास फ्लो रेट जो है कम हो रहा है, समझ रहे हैं, मास फ्लो रेट कम हो रहा है तो वो कौन सी बाउंड्री होगी, वो होगी डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री। यानी कि इसके अंदर मास फ्लो रेट ज़्यादा है और इसके बाहर मास फ्लो रेट कम हो जाता है, तो वो बाउंड्री कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, या डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री भी कह सकते हैं, थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। अब मोमेंटम थिकनेस क्या होगा, मोमेंटम थिकनेस को थीटा से डिनोट करते हैं, इसको डेल स्टार से करते हैं, ठीक है। वो बाउंड्री जिसके परपेंडिकुलर हमारा जो मोमेंटम है वो कम हो जाए या चेंज हो जाए उसको कहते हैं मोमेंटम थिकनेस। जरूरी नहीं है ये सेम ही हो, इससे अलग भी हो सकती है, कुछ ऊपर भी हो सकती है या कुछ नीचे भी हो सकती है, तो वो मोमेंटम थिकनेस हो जाएगी। एनर्जी थिकनेस क्या होती है कि अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही है तो वो एनर्जी थिकनेस हो जाएगी। अब यहाँ पे वो थिकनेस कहाँ दिखाई देगी वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे होगी। तो देखिए अब बात करते हैं कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थी, वो जिस मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये जो है लेमिनार बाउंड्री जो थिकनेस थी, बाउंड्री लेयर थिकनेस थी, वो तो बाउंड्री लेयर थिकनेस अगर डेल है, ठीक है, डेल है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितनी हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस जो होगी वो इसकी हाफ पे होके जाएगी, हाफ पे मतलब यहाँ होके कुछ, ठीक है। और अगर पूछे कि थीटा कहाँ होगा यानी कि मोमेंटम थिकनेस कहाँ होगी, तो मोमेंटम थिकनेस इसकी 1/3 पे होगी, 1/6 पे, तो यानी कुछ इससे भी कम। और एनर्जी थिकनेस जो होती है इससे थोड़ी सी del/4 पे होती है, यानी कि एक मिनट, सॉरी। तो देखिए हाँ, जो एनर्जी थिकनेस होती है वो कहाँ पे होगी, तो एनर्जी थिकनेस जो है del/4 पे होगी। तो ये चीज़ें आपको पता रखनी है, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की बात कर, अगले टॉपिक की बात करते हैं कि देखिए मोमेंटम थिकनेस जो होती है ना, एक चीज़ याद रखते हैं, मोमेंटम थिकनेस जो होती है वो और एनर्जी थिकनेस, वो दोनों की दोनों डिपेंड करती हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। इनके बीच आप रिलेशन भी निकाल सकते हैं ना, थीटा डेल स्टार और डेल डबल स्टार के बीच में। अब देखिए शेप फैक्टर क्या होता है, शेप फैक्टर होता है डेल स्टार बटे थीटा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बटे मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। तो शेप फैक्टर जो निकल के आता है वो निकल के आता है 3, क्लियर। तो ये चीज़ बस आपको डेफिनेशन पूछ लेता है, बस ये आपको याद रखना है। अब सबसे मेन टॉपिक जो है वो है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। अब देखिए बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या होता है समझिए। ये मान लीजिए ये होता है ना कन्वर्जेंट पोर्शन, कन्वर्जेंट इस तरीके का, और डाइवर्जेंट एक्सपेंडेड टाइप का, ये होता है डाइवर्जेंट, ठीक है। अब क्या होता है, इन द कन्वर्जिंग सेक्शन ड्यूरिंग फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज, यहाँ पे क्या, अगर हमारा कोई भी फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, एरिया कम हो रहा है, देखिए एरिया जो है कम होता जा रहा है ऐसे, ठीक है, एरिया कम होता जा रहा है, और यहाँ पे एरिया कम है यहाँ ज़्यादा है, तो
जब एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगी। अब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो आपको पता है प्रेशर जो हमेशा है एरिया कम होने पे डिक्रीज ही हो जाता है। एरिया और प्रेशर ये दोनों भाई बहन बहन है, ठीक है, भाई बहन समझ लीजिए, ये दोनों डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब सो देयर इज नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रेशर, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस जगह पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा थ्रोट पे, ये थ्रोट वाला एरिया है, लोअर प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर तो हो जाएगा लेकिन पॉजिटिव ग्रेडियंट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम एसिलरेटिंग फ्लो। यहाँ पे कन्वर्जिंग पोर्शन में जो फ्लो होगा वो एसिलरेटिंग फ्लो होगा, लेकिन डाइवर्जिंग सेक्शन में जैसे ही वो आएगा तो एरिया तो बढ़ गया। अब एरिया बढ़ गया तो वेलोसिटी तो घट जाएगी, वेलोसिटी घटेगी तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा एरिया बढ़ने पर। अब प्रेशर बढ़ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा प्रेशर तो, ठीक है, और वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा। तो इस जगह पर हमारा क्या हो जाता है कि जहाँ पर हमारा नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाए या फिर हम कह सकते हैं पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट हो जाता है, तो उस जगह पर फ्लो का सेपरेशन होने लगता है। यानी कि जैसे ही प्रेशर जो है इंक्रीज करता है, तो देखिए इंक्रीज कैसे करेगा कि जब हमारा फ्लो होता है प्रेशर का तो इस तरीके से होता है कर्व के रूप में, ये जो है प्रेशर ग्रेडियंट का कर्व बनता है। इसमें क्या है कि वेलोसिटी मिनिमम बीच में तो ज़्यादा होगी और साइड में वॉल पे ना कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वॉल पे जो है फ्लूइड के पार्टिकल्स जो होते हैं ना उनकी वेलोसिटी इससे टकरा के स्लो होने लगती है। आप देखिए जब इसकी वेलोसिटी स्लो हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पे तो बीच बीच में तो मैक्सिमम ही रहेगा, ठीक है, बीच में मैक्सिमम मैक्सिमम रहेगा, सॉरी जीरो नहीं मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर जो है इतना कम हो जाता है, इतना यहाँ पे सॉरी प्रेशर इतना हाई हो जाता है कि यहाँ से फ्लो जो है ना सेपरेट करने लगता है हमारा, यानी कि वापस जाने लगता है पीछे की ओर। क्यों? अब आप वो सोचेंगे यार प्रेशर वापस क्यों जा रहा है पीछे, तो आपको मैं बता दूं कि इस जगह पर देखिए लोअर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और जब यहाँ वेलोसिटी कम हो जाती है और हायर प्रेशर होता है तो प्रेशर हमेशा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाने की कोशिश करता है, इसीलिए यहाँ से सेपरेशन हो जाता है, और इसी को कहते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है कि सेपरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिफरेंट इन हायर एंड लोअर प्रेशर एट वॉल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। द मेन रीजन ऑफ बाउंड्री लेयर सेपरेशन मैंने आपको बताया प्रेशर ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, उसी को हम कहते हैं कि हमारा जो सेपरेशन है वो हो रहा है, ठीक है। अगर हमें बाउंड्री लेयर सेपरेशन को कम करना है तो क्या करेंगे, अवॉइड करना है तो ग्रेजुअल चेंज इन डाइवर्जिंग सेक्शन लेस एंगल ऑफ डाइवर्जन, यानी कि जो एंगल है वो बहुत मिनिमम से मिनिमम रखना है हमें, ठीक है। एसिलरेटिंग फ्लूइड कर बाई एसिलरेटिंग द फ्लूइड ऑफ बाउंड्री लेयर रीजन, ठीक है, फ्लूइड को एसिलरेट करना है वहाँ पे। सकिंग द फ्लूइड इन बाउंड्री लेयर रीजन फ्रॉम डाइवर्जिंग सेक्शन, यानी कि जो डाइवर्जिंग सेक्शन में जो फ्लूइड आ रहा है वो मतलब जो फ्लूइड आ रहा है वो डाइवर्जिंग टाइप साइड से लो। एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन शियर स्ट्रेस इज जीरो, जब सेपरेशन होता है हमारा तो उस टाइम पे ना शियर स्ट्रेस हमारा जीरो होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। क्लियर? तो आपको मेन चीज़ यही समझनी है कि सेपरेशन हो कैसे रहा है। क्लियर? तो मैंने आपको पूरा डिटेल में ये चीज़ बता दी है, तो ये चीज़ आपको पेपर में लिख के आनी है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं बहुत शॉर्ट में। एक देखिए ये आता है वॉन करमान मूवमेंट इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। ये डेरिवेशन पूछ लेता है लेकिन क्वांटम वगैरह में ना बहुत डिटेल में दे रखी है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसको डिटेल में जो है एक्सप्लेन करके डेरिवेशन इसकी करवा दूंगा। आपको वैसे फॉर्मूला याद रखना है टाउ जीरो बटे म्यू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एक्स, जहाँ डी थीटा अपॉन डी एक्स जो है जो टाउ जो है वो है वॉल शियर स्ट्रेस और एक्स जो है लीडिंग एज, डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज। अब डिस्टेंस फ्रॉम लीडिंग एज क्या होता है कि ये चीज़ आपको याद रखना है, ये लीडिंग एज है जीरो, इस जगह को लीडिंग एज कहते हैं, ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस लीडिंग एज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से, ठीक है। और रेनॉल्ड नंबर आपको पता ही है म्यू यू एक्स अपॉन म्यू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर प्लेट के लिए बात करें तो लेमिनार फ्लो जो होता है वो रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ से कम होना चाहिए, टर्बुलेंट के लिए ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कोफिशिएंट और ड्रैग और स्किन कोफिशिएंट पूछ लेता है, इसके भी फॉर्मूले देख लीजिए। सी डी बराबर एफ डी, एफ डी जो होता है ड्रैग फोर्स होता है बटे हाफ रो ए यू थीटा यू इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है। ये डायनामिक प्रेशर होता है, इसको हम डायनामिक प्रेशर कहते हैं पूरे को, ऊपर वाले को हम इसको क्या कहेंगे टाउ इनफाइनाइट को वॉल शियर स्ट्रेस, इसको कहेंगे जो ड्रैग फोर्स, ठीक है।
स्किन कोफिशिएंट क्या हो जाता है, वॉल इसमें ये शियर स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि बाउंड्री लेयर की जो थिकनेस होती है ना, वो डिस्टेंस ऑफ लीडिंग एज से बढ़ती जाती है। फैक्ट डाउ जो है फंक्शन होता है, एफ जो है फंक्शन होता है एक्स का, लेकिन क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 या अंडर रूट एक्स भी आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक ब्लॉसियस इक्वेशन करके है, तो ब्लॉसियस इक्वेशन के इसके कुछ फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, ये आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में काम देंगे। अगर लेमिनार की बात करें, तो लेमिनार में जो हमारे डिस्प्लेसमेंट सॉरी बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है, वो होती है 5x अपॉन अंडर रूट आर ई एक्स, ठीक है। और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, वो होता है हमारा स्किन कोफिशिएंट जो होता है, वो होता है 0.644 अंडर रूट आर ई एक्स। और ड्रैग फोर्स जो होता है वो होता है ड्रैग कोफिशिएंट जो होता है 1.328 बटे आर ई एक्स। बाकी ये टर्बुलेंट के भी हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इनको बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि ये इतना पूछा भी नहीं जाता है। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है देखिए बाउंसी को लेकर, जो कि पार्ट 3 जो है ना, टॉपिक नंबर 3 जो है, उसका टॉपिक नंबर 3 का है बाउंसी को लेकर। बाउंसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि बाउंसी और सेंटर ऑफ बाउंसी क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी किसी भी बॉडी को किसी भी आधे भरे या फुल भरे टैंक के अंदर डाला जाता है, तो क्या होता है कि उस बॉडी में एक पानी के द्वारा या वाटर के द्वारा, जो भी लिक्विड है उसके द्वारा ना एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को ही अपवर्ड फोर्स जो होता है उसके अपोजिट में, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, बाउंसी फोर्स कहते हैं। ये देख लीजिए, लिखा है व्हेनेवर ए बॉडी इज आइदर पार्शियली या फुली सबमर्ज्ड इन अ बॉडी लिक्विड, इट्स एक्सपीरियंस अ नेट वर्टिकल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की ओर, एंड दिस फोर्स इज नोन एज बाउंसी फोर्स। ये फोर्स क्यों आता है? बिकॉज जो ऊपर वाला फोर्स है वो कम पड़ जाता है नीचे वाले फोर्स से। समझ रहे हैं? इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ऊपर जो लिक्विड है, उसके उस लिक्विड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम है, लेकिन नीचे से जो दो फोर्स लग रहा है वाटर का, ठीक है, वो फोर्स जो है ज़्यादा है। तो वो फोर्स जो है क्या करता है, अप की ओर पुश करने की कोशिश करता है उसको। तो वो होता है बाउंसी फोर्स, उसको हम बाउंसी फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक की बात करें तो देखिए, सॉरी अगले उसमें बात करें तो देखिए इनमें क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस कैसे होगा, डिफरेंस इन प्रेशर फोर्स। तो बॉटम में से अगर टॉप वाला घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉटम पे अगर मान लीजिए ऊपर से एक्स डिस्टेंस है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एक्स, ठीक है, रो जी एक्स इंटू ए। और बॉटम पे कितना हो जाएगा, यहाँ से एच हाइट बढ़ गई और एक्स हाइट ये बढ़ गई, तो रो जी एक्स प्लस एच इंटू ए। तो जो टोटल नेट निकल के आएगा इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो होगा रो जी एच इंटू ए, जो कि बॉडी क्या हो जाएगा, रो जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड बॉडी, इस बॉडी का वॉल्यूम इंटू रो जी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब वो लिक्विड कितना होगा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड, ये बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, ये हम कैसे निकालेंगे, वो लिक्विड हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस बॉडी को डुबाया है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए ना। तो देखिए, जितना जो जिस बॉडी को हम डुबा डुबा रहे हैं उतना ही वॉल्यूम का पानी जो है बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो वॉल्यूम आएगा पानी का बाहर, उस वॉल्यूम को हम नाप लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा बॉडी का वॉल्यूम कितना है। क्लियर? देखिए, वर्टिकल फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, तो ये होगा नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, यानी कि बाउंसी फोर्स को आपको निकालना है। तो बाउंसी फोर्स कैसे निकलेगा, वो निकलेगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना फ्लूइड बाहर निकला है वो जो फ्लूइड होगा वही हो जाएगा हमारा बाउंसी फोर्स। ये कौन बताते हैं, आर्किमिडीज का लॉ बताता है, ठीक है। यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाउंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, यानी कि जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया है बॉडी के द्वारा, वो लिक्विड का जो फोर्स है वही हमारा बाउंसी फोर्स, वेट है वही हमारा बाउंसी फोर्स बताएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगली चीज़ के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है ये डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर, कि इसमें ना मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। जैसे एक प्रॉब्लम है जिसमें, लेकिन ये प्रॉब्लम ना दूसरे तरीके से पूछी जाती है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिख रखा है आर इज द आर जो फंक्शन है एल वी म्यू रो के का, ठीक है। बट क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है कि नसेल्ट नंबर जो है फंक्शन है ग्रेसॉफ नंबर और रेनॉल्ड नंबर का। तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको रेनॉल्ड नंबर पता होना चाहिए, ग्रेसॉफ नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कुछ फॉर्मूले। तो इसके लिए जो है कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। देखिए ये जो हैं फॉर्मूले होते हैं, जैसे नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला है आर
एल अपॉन के, ठीक है, सॉरी एच इंटू एल अपॉन के, ये नसेल्ट नंबर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है रेनॉल्ड नंबर का, रो एल वी इंटू म्यू, ये आपको पता ही होगा। प्रेडेंटल नंबर का होता है म्यू सी पी अपॉन के, और स्टेंटन नंबर का होता है एच रो अब सी पी भी। के आपको पता है क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी। एच आपको बताई दिया फिल्म कोफिशिएंट, सी पी आपको बताई है, वी आपको बताई है, सारी चीज़ें बताई है। म्यू जो है विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नंबर से याद रखने हैं, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ताकि इनका रिलेशन लगा के आप जो फॉर्मूले को निकाल सकें। इसका देखिए समझ लीजिए, इसी के थ्रू हम समझ लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए पेपर में कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो देखिए रेनॉल्ड नंबर जो है फंक्शन है किसका, एल वी म्यू के और रो का, ठीक है। वेरिएबल कितने हैं टोटल, 6, जिसमें से फंडामेंटल वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ 3, यानी कि एल है, वी है, और कुछ एक और जो तीसरा वेरिएबल है वो है डेंसिटी, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल हैं जो कि कौन से, नंबर ऑफ फंडामेंटल वेरिएबल, 3 सॉरी ये नहीं है, ये नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है 3 होती है, एम इंटू एल इंटू टी। वेरिएबल कितने हैं, 6। तो नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म जो निकलेंगे, पाई टर्म हमारे 3 ही निकल के आएंगे। कौन कौन से, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3, कौन कौन से, पाई 1 पाई 2 पाई 3, अगर यहाँ 4 आता है तो पाई 4 भी हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला बात करते हैं इसके इसी के क्वेश्चन में, कि अब हमें रिपीटेड वेरिएबल कैसे छांटने हैं, ठीक है। तो देखिए एल, वी और रो, ये तीनों तो अलग हैं, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल, एक मोशन प्रॉपर्टी, एक फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल में 3 प्रॉपर्टी होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल, मोशन और फ्लूइड। तो ये तीनों के तीनों हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी सेम हो जाती है, मान लीजिए जिनकी प्रॉपर्टी सेम कैटेगरी में आ जाती है, तो वहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी जो लेते हैं जो कि मोर बेसिकली होती है, ठीक है। रिपीटेड वाली को हम कवर कर लेते हैं उसी में। अब देखिए हमने 3 वेरिएबल निकाले, पाई 1 पाई 2 पाई 3। पाई 1 जो है कौन कौन सी 3 वेरिएबल, एल वी इंटू रो निकाला था, तो एल वी रो आ गया किसका, आर का फंक्शन। फिर बचे हुए जो 2 वेरिएबल हैं उनको भी हम यहाँ लिख लेते हैं, रो और के को, जो बचे हुए हैं, ठीक है। पाई 1 क्या हो जाएगा, आर एल की पावर ये एच 1 वी 1 और सी 1 लगा देंगे। फिर इनकी डायमेंशनल यूनिट लिख देंगे, और डायमेंशनल यूनिट लिख के एम 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 तीनों को एक साइड कर लेंगे, एल को एक साइड कर लेंगे, टी को एक साइड कर लेंगे। फिर सी 1 बी 1 और ए 1 जो भी निकल के आएगा उसको यहाँ पुट करके पाई 1 की हम वैल्यू निकाल देंगे, समझ रहे हैं। अब पाई 1 की जो हमने वैल्यू निकाली, ऐसे ही पाई 2 की निकाल देंगे, ऐसे ही पाई 3 की निकाल देंगे। इन तीनों वैल्यूओं को निकाल के फिर हम जो है सॉरी हाँ, इन तीनों वैल्यू को निकाल के जो है हम कहाँ पुट करेंगे, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे। और जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो पूरा फॉर्मूला हमें लिख देना है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है कि इसका फॉर्मूला क्या बनना है। अब देखिए अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, बस पूछ लेता है कि बायोट नंबर मैंने आपको बता ही दिया था पिछली वीडियो में, एक्सटर्नल कन्वेक्शनल रेजिस्टेंस बटे इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। स्टैंटन नंबर क्या होता है, नसेल्ट नंबर बटे रेनॉल्ड इंटू प्रेडेंटल। पैक्टल क्या होता है, रेनॉल्ड इंटू प्रेडेंटल। ग्रासऑफ होता है रेनॉल्ड इंटू बाउंसी फोर्स। नसेल्ट होता है एनर्जी ट्रांसफर बाई कन्वेक्शन बट्टे कंडक्शन, रेनॉल्ट बताई था, ठीक है। ग्रासऑफ नंबर जो रिलेटेड है, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये रिलेटेड है फ्री कन्वेक्शन से, स्टेंटन रिलेटेड है फोर्स्ड कन्वेक्शन से, पेक्टल जो है रिलेटेड है फोर्स्ड कन्वेक्शन से, नसेल्ट जो है रिलेटेड है कंडक्टिव हीट ट्रांसफर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो प्रेडेंटल लॉ है वो मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी बटे हीट डिफ्यूजिबिलिटी का बताता है। इस्टीमेटेड नंबर जो है मोमेंटम डिफ्यूजिबिलिटी बटे मास डिफ्यूजिबिलिटी, और लिविस नंबर जो है हीट डिफ्यूजिबिलिटी बटे मास डिफ्यूजिबिलिटी को बताता है। इन तीनों में आपको रिलेशन भी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप रिलेशन निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक डेरिवेशन पूछी जाती है, वो है हमारी किसकी, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी की, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी के जो है डेरिवेशन पूछी जाती है। अगर आपको ये डेरिवेशन चाहिए तो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कमेंट करके बता देना। और ये थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी का आपको फॉर्मूला कमेंट करके बताना है कि क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।